नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश की मेगा कवरेज में, जहां आपको जानने को मिलेगा सबसे सटीक एग्जिट पोल का नतीजा, सबसे बेहतरीन विश्लेषण, सबसे दमदार पैनल। महाराष्ट्र में किसका बजेगा डंका? एग्जिट पोल में कौन है भारी, महायुति या महाविकास आघाड़ी? झारखंड की जमीन पर किसका झंडा होगा बुलंद? महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। अब ऐसे में अब सभी की नजरें राज्यों के नतीजों पर टिकी हुई है। हालांकि फाइनल रिजल्ट के लिए 23 नवंबर का इंतजार करना होगा, मगर ईटी नाउ स्वदेश लेकर आया है सबसे सटीक एग्जिट पोल, जहां हम बताएंगे कि इस एग्जिट पोल में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जिट पोल्स की रणभूमि। तो रणभूमि एग्जिट पोल में हमारे साथ विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दमदार पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी से 2 मेहमान होंगे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और अनुजा कपूर। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक जो कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के एग्जिट पोल पर मंथन करेंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे। अनुज अग्रवाल हमारे साथ होंगे, साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की वरिष्ठ पत्रकार अलका धुपकर, लोकमत के संपादक संजय आवटे, वरिष्ठ पत्रकार माधवन नारायण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही एग्जिट पोल नतीजों का बाजार पर आखिर क्या असर होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम भी यहां पर जुड़ चुके हैं। और आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो बस यहां पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। जो आंकड़े आ रहे हैं, झारखंड में 5 बजे तक लगभग 67.5% तक की वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में भी आंकड़ा हम 58% के आसपास फिलहाल सिमटता हुआ देख रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े हो सकता है थोड़ी देर में हमें बदले भी, क्योंकि ये 5 बजे तक के नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के पहले हमें बात करनी है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। कहने को तो सिर्फ 9 सीटों की बात थी, 9 सीटों का उपचुनाव था, लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई अगर हम देखें, प्रतिष्ठा की लड़ाई कम सीटों में भी जोरदार दिखाई दी है। और मैं यहां पर रुख करती हूं हमारे सहयोगी अनुराग शाह की ओर, जो कि हमारे साथ इस पूरे रणभूमि एग्जिट पोल में जुड़े रहेंगे और तमाम तरह के डेटा और आंकड़े हमें समझाएंगे। अनुराग, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि यूपी का जो एग्जिट पोल है, क्योंकि ये उपचुनाव भले ही केवल 9 सीटों पर था लेकिन बहुत दमदार था, और ये मैं इसीलिए भी कह रही हूं क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे इस नारे से जो कि हम देख रहे हैं कि एक जातीय गोलबंदी के कार्ड के तौर पे इसको देखा जा रहा है, इसका दमदार प्रभाव पड़ा है। अनुराग, ये बताइए, एग्जिट पोल अगर आपके हाथ में इस वक्त हैं, क्या कहते हैं नंबर्स? बिल्कुल कविता, जिस तरह से आपने कहा कि ये आम चुनाव जो था बाइपोल नहीं था, ये एक प्रतिष्ठा का चुनाव था, और दोनों ही जो पार्टियां हैं या दोनों ही जो अलायंस है उनके लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव था। मात्र 9 सीटों का चुनाव नहीं था, ये एक तरह से कह सकते हैं हम कि एक विधानसभा का एक ट्रेलर था, जहां पर, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा के अंदर जो रूलिंग पार्टी को सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, जो अप्रत्याशित नतीजे आए, वो आए उत्तर प्रदेश से, जहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो 43 सीटें जीता और एनडीए गठबंधन, जहां भाजपा जिसका हिस्सा है, उसने मात्र 36 सीटें रही। तो उसके बाद से ही ये उपचुनाव जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, और साथ साथ ही अखिलेश यादव ने भी एक चैलेंज के रूप में लिया था। और यहां पर हमने ये देखा था कि इंडिया गठबंधन ने, जिसके हिस्सा कांग्रेस है, वहां कांग्रेस के द्वारा इस उपचुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया, क्योंकि यह कहा गया कि वोटों का डिवीजन नहीं होना चाहिए और जीत के लिए ही जाना है, और अगर समाजवादी पार्टी भी जीतती है तो इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। तो हमारे जो एग्जिट पोल बता रहा है उसमें जो स्थिति बदलती हुई दिख रही है, और बीजेपी को काफी शानदार बढ़त मिल रही है। जो नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। एग्जिट पोल जो है हमारा बता रहा है कि बीजेपी और उसका गठबंधन जो है 6 सीटें जीत रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को
3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ ये 9 सीटों का मैं आपको ब्रेकअप भी बता देता हूं। जो उपचुनाव के अंदर थी, जहां पर गाजियाबाद की जो सीट है ये 2022 में बीजेपी के पास ही थी, लेकिन उपचुनाव के अंदर बीजेपी इसको रिटेन करते हुए दिख रही है। इसके अलावा मीरपुर की जो थी वो आरएलडी की सीट थी, लेकिन उस समय आरएलडी जो है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थी। 2022 का जो चुनाव था आरएलडी ने, जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था, लेकिन इस साल की शुरुआत में जनवरी 2024 के अंदर आरएलडी जो है वो एनडीए का हिस्सा हो गई, बीजेपी के साथ आ गई। तो आरएलडी इस सीट को रिटेन करती हुई दिख रही है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन से एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। तीसरी सीट की मैं बात करूंगा, करहल सीट की, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी के पास ही ये सीट थी और इस बार उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को ही जाते हुए दिख रही है। खतेहरी की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा जीती थी, लेकिन हमारा एग्जिट पोल जो कह रहा है कि ये सीट जो अब है उपचुनाव में बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। फूलपुर की सीट जो समाजवादी पार्टी के खाते में थी विधानसभा 2022 के चुनाव में, ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है उपचुनाव में जो हमारा एग्जिट पोल है। खेर की जो सीट थी वो 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा जीती गई थी, लेकिन ये सीट वापस बीजेपी रिटेन करते हुए दिख रही है। खुंदारकी की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी 2022 के विधानसभा चुनाव में और अभी का जो उपचुनाव हुआ है उसमें ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी रिटेन करते हुए दिख रही है। मजवान की जो सीट है ये निषाद पार्टी के द्वारा 2022 में जीती गई थी और ये बीजेपी इस यहाँ पर जीतती हुई हमारे एग्जिट पोल का जो नतीजे है बता रहे हैं। इसके अलावा शीशामाऊ की जो सीट है वहाँ पर 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन ये भी जो है समाजवादी पार्टी रिटेन करते हुए दिख रही है। तो 6-3 का जो एग्जिट पोल है यूपी के उपचुनाव का नतीजा, क्योंकि ये दोनों ही गठबंधन के लिए, दोनों ही जो मुख्य पार्टी है उत्तर प्रदेश की बीजेपी और समाजवादी पार्टी, उनके लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है और योगी आदित्यनाथ के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव है। जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसकी जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के प्रचार के दौरान ही हुई और ये पूरे देश में जो नारा है फैल गया। चलिए अनुराग, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन फिलहाल उपचुनाव के जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके पर तमाम समझाइश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब पैनलिस्टों के साथ जुड़ते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि 2022 के मुकाबले अगर हम देखें तो यहां पर कुछ सीटें बीजेपी के खेमे में आती हुई दिखाई दे रही हैं। कम से कम अभी तक के एग्जिट पोल्स तो यही कह रहे हैं। क्या जादू है ये, किस तरह का काम है? 9 सीटों की बात है, लेकिन तगड़ा कंपटीशन और तगड़ी दहाड़ क्या हम कह सकते हैं यहां पर बीजेपी ने लगाई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात सविता जी ये है कि हमने जो 2024 के इलेक्शन में, आपने भी सेटबैक की बात की, कई लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सेटबैक हुआ भारतीय जनता पार्टी एनडीए को। उसका एक प्रमुख कारण था कि अपोजिशन ने एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश की और उसमें कई ग्लोबल फोर्सेस भी उनके साथ जुड़ गए जो नहीं चाहते थे कि भारत में एक मजबूत नेतृत्व खड़ा हो, भारत को तेजी गति से आगे ले जाने वाला नेतृत्व मजबूत हो। तो वह एक फॉल्स नैरेटिव में कुछ लोग उस बरगलाने वाले नैरेटिव में आ गए, चाहे संविधान को बदल देंगे या अन्य तरह के इस तरह के जो नैरेटिव थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपने सजग हो गई और आम जनता भी उस बात पे सजग हो गई और देखा है कि ये जो अपोजिशन का एजेंडा है वह केवल डिविजिव पॉलिटिक्स का है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का है। भारत की को विदेशी नॉन कंड्यूसिव जो देश के लिए फोर्सेस हैं ग्लोबल, उनके साथ मिलकर भारत को कमजोर करने का एजेंडा है, परिवारवाद का एजेंडा है। कोई लीडरशिप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। कहीं किसी को इंडस्ट्रियलिस्ट को कहीं गाली दे दें, अर्थव्यवस्था को का कोई महत्वपूर्ण वो नहीं माने उसकी व्यवस्था को। तो आपका इकोनॉमिक चैनल है, आपको खुद ही समझ आएगा, लोगों को, आपके श्रोताओं को भी समझ आएगा कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, डबल इंजन सरकार बनती है, एक विजन के साथ सरकार बनती है जो डिलीवरी पे फोकस करती है, आम जनता के लिए बिना करप्शन के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लीकेजेस प्रूफ के बगैर कोई इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज,
तो गवर्नमेंट डिलीवरी अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, ग्लोबल लेवल पे भारत की पहचान बढ़ रही है। इन सब के को रियलिटी चेक अगर जनता ने किया तो अब उन्हें समझ आ गया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ही है जो आने वाले समय में देश को मजबूत सरकार और मजबूत रास्ते पे ले जाने के लिए सक्षम है। और मुझे लगता है हम तो बहुत आश्वस्त हैं। हम खुद, झारखंड में तो मैं नहीं गया हूं, लेकिन महाराष्ट्र में गया, उत्तर प्रदेश में तो मैं रहता ही हूं। तो जिस तरह से जनता का समर्थन ग्राउंड लेवल पे है, तो वह अपने आप में पॉजिटिव सेंटिमेंट भाजपा के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति, उत्तर प्रदेश में अपने योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, महाराष्ट्र में भी हमारा नेतृत्व, गठबंधन है वैसे लेकिन नेतृत्व मजबूत है, और झारखंड में तो पूरी तरह से जो इशू है वो क्लियर है कि नक्सलवाद है, उसको खत्म करना है, अल्टीमेटली इन्फिल्ट्रेशन को खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है, परिवारवाद को खत्म करना है। तो भाजपा के पास एक एजेंडा है, डायरेक्शन है, एक क्लियर कट विजन है जिसके ऊपर चल रहे हैं। अपोजिशन में ना विजन है, ना लीडरशिप है, ना डायरेक्शन है, ना केवल भाजपा हटाओ ये नारे से अब पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। चलिए, आप प्रवक्ता है बीजेपी के, आपने अपनी बात रखी। अब थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करते हैं, इस पर करते हैं विश्लेषण। अलका जी, आपके पास मैं आना चाहती हूं क्योंकि गोपाल जी ने अपने जवाब की शुरुआत एक नैरेटिव के साथ की है जो कि विपक्ष गढ़ रहा है, जो कि सही भी है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ये भी तो एक नैरेटिव है, ये भी तो बीजेपी ने एक नैरेटिव क्रिएट किया है। क्या कहती हैं आप, किस तरह से नैरेटिव अब यहां पर उपचुनाव में अगर बदला है और बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या पिन पॉइंट कर पाएंगे आप? जी शुक्रिया, इस चर्चा में मुझे सहभागी होने का अवसर आपने दिया, इसके लिए। अभी मैं सुन रही थी ये सब बातें, और इससे थोड़ी ही एक 5 मिनट पहले एक मराठी न्यूज चैनल पे बीजेपी के जो प्रवक्ता है महाराष्ट्र के, केशव उपाध्याय जी, ये बोल रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा मुस्लिम के खिलाफ है। ऐसा फेक नैरेटिव कांग्रेस और यूबीटी एमवीए ने, जो महा विकास आघाड़ी है, उन्होंने ये मतलब समझ लिया कि ये मुस्लिम के खिलाफ है। ये तो समाज के जो समाज कंटक है इनके खिलाफ हमने नारा दिया था। ये इतनी हंसने वाली बात है। बीजेपी ओपनली बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद या और कोई तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ पोलराइज करने का इस प्रोग्रेसिव स्टेट में कोशिश कर रही है। और ये कैंपेनिंग के बाद, वोट होने के बाद वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को ये लग रहा है ये तो बटेंगे तो कटेंगे समाज के ऐसे ही लोगों के खिलाफ है। तो ये, इससे ज्यादा हंसने वाली बात और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात दूसरी कोई नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र ने ये इलेक्शन में जो रिलीजियस पोलराइज कैंपेन देखा है वो सबसे लोएस्ट था। इतना रिलीजियस पोलराइजेशन, कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन हमने आज तक नहीं देखा था। बाकी अपोजिशन की एमवीए लीडर्स क्या बोलते हैं, जनता क्या बोलती है, जर्नलिस्ट क्या बोलते हैं, ये थोड़ी हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं हम जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपने काफी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे रखी है, और बाकी पहलू पर आप जाएं उससे पहले गोपाल कृष्ण जी, आपने इनकी बात सुनी होगी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बटेंगे तो कटेंगे पे ही मुझे बात करनी है। अशोक चव्हाण जी, राधाकृष्ण विखे पाटिल, अजित पवार, ये तीनों बड़े लीडर आज महायुति के साथ है। नितिन गडकरी जी केंद्रीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के खुद के, और पंकजा मुंडे जी, ये 5 लोगों ने बटेंगे तो कटेंगे पे पूरी असहमति ओपनली डिस्कस की है। तो मुझे ये बोलना है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे खुद महायुति ने भी नहीं स्वीकार किया है। तो जनता करती है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये बात जो प्रेक्षक यहाँ पे सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगी। नितिन गडकरी जी का विधान आप पूरी तरह सुन लिए, अशोक चव्हाण जी का सुनिए, अजित पवार ने बोला है ये बाहर से आया हुआ विधान है ये। क्योंकि महाराष्ट्र संतों की भूमि है, यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हर जात जमात के रह चुके हैं। तो महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, ये महायुति के लीडर्स को पता चला है। बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को पता चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन पार्टी का तो ठप्पा है इसके ऊपर ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, पार्टी का तो ठप्पा है इसके ऊपर। हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के, नाराज है इस पे, लीडर्स नाराज है। तो मैंने कहा ना कि नैरेटिव बिल्ड करने की इंटरप्रिटेशन की बात है। आज गडकरी जी ने भी आज स्पष्ट, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, किसी चैनल को उन्होंने बाइट दी थी, उसमें उन्होंने बोला भाई हमने तो एक स्पष्ट एक स्टेटमेंट दिया है, क्या इसमें डिवाइडेड वी फॉल,
यूनाइटेड वी स्टैंड। तो आप उसको क्यों नहीं डिनाउंस करते? कब से चल रहा है वो तो एक स्टैब्लिश मुहावरा है अंग्रेजी का। अच्छा। तो प्रधानमंत्री ने कहा एक है तो सेफ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप अपने नैरेटिव, आपके माइंड में पॉल्यूशन हो चुका है। अलका जी ठीक क्या है, बट हम एक नहीं है, आप भारत एक कांग्रेस नहीं है, ऐसा अपोजिशन क्या आपको क्यों करता लगता है? है? अरे अगर जाति ये पे बांट देश दो, में सभी धर्म पे सेफ बांट है दो। तो अरे एक हमें है तो तो एक सेफ रहना है, इन है, दोनों को एक स्क्रीन पे लेके आइएगा। इसके खिलाफ ये बोलना चाहते हैं, है ना? मेरा सवाल ये है, देखिए इनकी जो कॉन्ट्राडिक्शंस है वो बहुत सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन ये खुद बता रहे, ये बता रहे हम भारत, अरे अभी भारतीय ही है सब, जो वोटर्स है वो सब इंडियंस है। तो आप किसको बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे? आप किसको कैसे बोल नहीं? रहे हैं अरे एक है तो कितना सेफ है? डिविजिव ये पॉलिटिक्स हमारा है, सवाल है। जाति पे धर्म इस पे स्टेट कितना में बाहर से डिफरेंसिव हो आके गए। जो लोग पोलराइज करना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल लड़ाई बाहर में का ये पॉलिटिकल मुद्दों पे आप ये जितना बाहर और चाहे अंदर क्या उछल होता है? कूद करे क्या और वो लड़ाई करे, बाहर और बट अंदर सभी क्या होता है? भारतीय आप बताइए नागरिक मुझे। जो वोट करने जा रहे हैं सर ये जी, बाहर और उनको अंदर क्या आप होता है? बटेंगे तो कटेंगे महाराष्ट्र बोलेंगे, के वोट जिहाद महाराष्ट्र बोलेंगे। में और महाराष्ट्र आप के खुद ये मुख्यमंत्री सारा जो एकनाथ डिविजिव शिंदे जी पॉलिटिक्स ने कर रहे हो ना, वार्ड वाइज लोकसभा इलेक्शन के बाद ये पूरी तरह से एक डिविजिव एक पोलिंग पॉलिटिक्स बूथ आप करते वाइज हैं। डेटा देके बोला कि मुसलमानों के वोट किसको गए। ये कौन सी सीक्रेसी हम रख रहे हैं? अगर चीफ मिनिस्टर स्टेट के पोलिंग बूथ वाइज डेटा पब्लिकली जाहिर करके बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के वोट उद्धव ठाकरे जी को मिले हैं, तो मुसलमान इस देश के नागरिक करके वोट कर रहे हैं, क्या गलती है? मुसलमानों को अधिकार नहीं है? उनको अरे जिनको चाहिए वो एनमा, वोट दे अगर रहे, तो हमको ये आप वोट जो जिहाद धर्म सर के की आधार पे वोट जैसे करेंगे पोलराइज स्टेट। तो उसको नहीं आप नहीं नहीं, जस्टिफाई धर्म करेंगे। आपको दिखता है सर, हमें तो भारतीय नागरिक अरे तो दिखते हैं, फिर आप क्यों आपको बोल रहे इसमें हो फिर धर्म दिख रहा है। मुसलमानों को और धर्म? हमारी मैं भाजपा से यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट करके स्टेट में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। भाजपा का तो अपना एक खुद की रणनीति है, जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे बोला है, जिन्होंने वोट जिहाद की बात की है, जो मुसलमानों पे ये जो इतनी ओपनली टारगेटेड बातें कर रही है, सांप्रदायिक उनको मैं क्या राजनीति कर बोलूंगी? रहे उनको हैं, पार्टी इतने को जो वर्षों चाहिए से वो बोल करते सकते आए हैं। हैं, तो ये स्टेट में वह और आपको जैसे इंपॉर्टेंट सांप्रदायिकता पॉइंट्स है, नहीं दिखती। जो जी सर जी आपको अगर जवाब देना है तो आप जाके नहीं। राधा कृष्ण विखे पाटिल, अजित पवार जी, इनको जवाब दे सकते हैं। मेरे साथ झगड़ा करके जो उन्होंने बोला है नहीं वो नहीं, तो हमें क्या बात जवाब पीछे देना? नहीं लेने वाले हमारा हैं, है ना? स्टेटमेंट, हम तो स्टैंड वो करते आप हैं अपने पहली स्टेटमेंट बात पे। आप वो कटेंगे उनको तो कटेंगे, एक्सप्लेनेशन इस दे दो। देश की चलिए। रियलिटी है। किसमें हाँ। बंटवारा उसको हो रहा हमें है, समझना किसमें बंटवारा पड़ेगा, हो रहा उसको है, ये तो जानना बात पड़ेगा, बोलिए। और बिल्कुल। जनता उसको अलका जी स्वीकार एक कर रही सेकेंड। है। तो हाँ अभी जो अलका, फार्मर्स का पॉइंट है, हाँ फार्मर्स का पॉइंट अलका है, जी मुझे, इलेक्शन अलका जी मुझे महाराष्ट्र, एक महीना इलेक्शन आगे गई, जी इसलिए उसके बाद लाड़की बहन स्कीम रोल आउट हुई है। तो जी उसके पहले जो सिंपैथी थी, वो सिंपैथी वे मैं ये मानती हूँ कि अलका जी मैं आऊंगी महाराष्ट्र की तरफ, मैं आऊंगी महाराष्ट्र जी। की तरफ। एक आखिरी, गोपाल कृष्ण जी आप आखिरी जो अपनी बात बोल रहे थे वो आप खत्म करें, उसके बाद मुझे महाराष्ट्र की ओर रुख करना है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, हम अपने थॉट आइडियोलॉजी पे कमिटेड है। इस देश में जो कम्युनल पॉलिटिक्स करते थे वो अपीजमेंट और वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिफिकेशन की बात की है। अभी भी आप अपोजिशन का क्या है? जातिगत जनगणना करवा दो। क्यों डिविजिव कर रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड को क्यों आप अपोज कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट क्यों नहीं चाहिए? आप 1956 में हिंदू कोड बिल लेके आ गए और एक पर्सनल लॉ पे चला रहे हैं दूसरे धर्म को और उनको अपीजमेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली रियलिटी यही है कि आप जो पोजीशन वाले हैं वो धर्म की राजनीति, डरा फियर की राजनीति करके अपने आप को वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। हम कह रहे हैं इस देश में तो यहां से बीजेपी कह रही है कि उन्होंने किनारा कर रखा है, किसी भी तरह की धर्म या जाति की पॉलिटिक्स करके उसको वोट बैंक नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल अब सबकी निगाहें क्योंकि महाराष्ट्र की तरफ है, जिस पर अब महायुति और महाविकास आघाड़ी में से किसका पल्ला भारी है ये जानने की कोशिश करते हैं। और डेटा लेकर एक बार फिर से मौजूद है मेरे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है फिलहाल? देखिए, जो अभी जो चर्चा हो रही थी कविता, हाँ। उसमें बटोगे तो कटोगे का जो स्लोगन है जो कॉइन किया गया, तो उस पर भी एक सर्वे कराया गया है और उसमें लोगों की क्या राय है उसका जो एक डेटा है वो सब पहले मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें 39% लोगों का कहना है पूरी तरह सहमत, 21% का कहना है सहमत, 32% एक बड़ी जनता है जो कह रही कि सहमत बिल्कुल नहीं है और कोई राय नहीं, ये भी 8% लोगों का मानना है।
इसके अलावा महाराष्ट्र के डेटा पे हम आए, एग्जिट पोल का जो डेटा है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक और हमने महाराष्ट्र की जनता है किसे सीएम के तौर पर देखती है उसका भी एक सर्वे किया है। तो उसका जो नतीजा है, एकनाथ शिंदे 32%, उद्धव ठाकरे 22%, देवेंद्र फडणवीस 18%, नाना पटोले 7%, अजीत पवार 4%, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान 3.1%, सुप्रिया सुले 2.6% और इनमें से कोई नहीं, ये 10% लोगों का मानना है। तो ये भी कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब सीधे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीटों के ऊपर। एग्जिट पोल की जो सीटें हैं वो क्या बता रही है महाराष्ट्र के अंदर, उसके नतीजे क्या है। तो इस 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसमें दो गठबंधन है, महायुति और महाविकास अघाड़ी। तो महायुति को 150 से 167 सीटें मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी को जो कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी जिसमें शामिल है, 107 से 125 सीटें वो मिलती हुई दिख रही है और अदर्स को 13 से 14 सीटें मिलती हुई दिख रही है जो एग्जिट पोल बता रहा है। इसमें अगर मैं पार्टी वाइज ब्रेकअप भी करूं तो बीजेपी को 95 से 105, पिछली बार के 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें ही जीती थी। शिवसेना, महायुति का शिवसेना लेड बाय एकनाथ शिंदे को 33 से 37 सीटें एग्जिट पोल दे रहा है। इसके अलावा एनसीपी लेड बाय अजीत पवार को 18 से 21 सीटें और अदर्स को 4 सीटें एग्जिट पोल दे रहा है जेवीसी का। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 39 से 45 सीटें, एनसीपी शरद चंद्र पवार को 35 से 40 सीटें, शिवसेना यूबीटी को 28 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही है और अदर्स को 5 सीटें, अदर जो कि महाविकास अघाड़ी का ही हिस्सा है जिसमें समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इनको करीब 5 सीटें और जो इन दोनों गठबंधन के अलावा बाकी निर्दलीय और मनसे जैसी पार्टियां हैं और उन सबको मिला के 13 से 14 सीटें जो है वो मिलती हुई दिख रही। कविता, चलिए अनुराग, धन्यवाद तमाम डिटेल्स और डेटा हमें देने के लिए जो कि जेवीसी की तरफ से आया है। अब इसका करते हैं विश्लेषण और अनुज आपके पास मैं आऊंगी। तो महायुति 150 से 167 और महाविकास अघाड़ी लगभग 107 से 125, क्या कहते हैं आप, कहां कैसे महायुति आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे बिल्कुल शुरू से लग रहा था, मैंने 2-3 दिन पहले आपके चैनल पे भी कहा था कि लगभग संभावना यही है कि महायुति इस इलेक्शन में आगे रहेगी। देखिए, जो सबसे बड़ी लोकसभा चुनावों के बाद एक भारत के वोटर में एक परसेप्शन आया, वो ये लगा कि एक तो मोदी सरकार के अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उनकी सीटें कम हुई और मुसलमान जो वोटर था वो यूनाइट होकर 96% बीजेपी के खिलाफ गया। जबकि 10 साल में, पीछे 10 साल में जितनी भी सरकार की योजनाएं थी उनमें सब योजनाओं में मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यकों की बराबर की भागीदारी रही, उनको सारा लाभ मिला। उसके बाद क्यों बीजेपी के खिलाफ सारा मुस्लिम लामबंद हुआ? इसने हिंदुओं में एक इनसिक्योरिटी वाला फैक्टर क्रिएट किया और उस इनसिक्योरिटी वाले फैक्टर को कहीं ना कहीं जो नारा दिया योगी आदित्यनाथ ने, बटेंगे तो कटेंगे, वो कहीं ना कहीं उसको उन्होंने एक सपोर्ट के रूप में देखा। और हिंदू जाति के बंधन से, जिस तरह की जाति में बांट के और पीडी अलायंस की बातें होने लगी और हर जाति जनगणना की बात होने लगी, उससे कहीं ना कहीं एक घबराहट पूरे हिंदू वोटर में फैली। और जो संघ बीजेपी के साथ अलग हो चुका था लोकसभा चुनाव में, उसने भी महसूस किया कि कहीं ना कहीं एक गलती हुई है, कमी रह गई। और बीजेपी के नेताओं ने ही महसूस किया कि हमने संघ का साथ ना लेके बहुत बड़ी गलती हुई, तो उन्होंने आपस में भी ट्यूनिंग बैठाई। इन दोनों ने मिलकर जब ये कोशिश करी तो मुझे इस कोशिश का नतीजा इस एग्जिट पोल में सामने आ रहा है और बीजेपी गठबंधन जो महायुति के रूप में वो बहुत आगे महाअघाड़ी से दिख रहा है। लेकिन ये एक और मजेदार बात है महाराष्ट्र के इलेक्शन में कि हर पार्टी का स्पेस बना हुआ है। ये बहुत अद्भुत बात है कि किस तरीके से बटा हुआ है महाराष्ट्र और हर पार्टी अपना स्पेस लिए हुए है और कोई पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है। ये भी एक बड़ी यूनिक मुझे लगता है जो आपका एग्जिट पोल है उससे चीज निकल के सामने आ रही है। पर अनुज जी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में शायद आप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेस की तो कोई बात ही नहीं है ना।
नतीजों के बाद और जिस भी तरह के पोल्स आएंगे, हम तो देखते हैं कभी भी किसी का भी पाला यहाँ पे पलट जाता है, किसी पर भी आरोप लग जाते हैं, आरोपी और जिसने आरोप लगाए हैं वो एक साथ एक पार्टी में आ जाते हैं, समीकरण में कभी भी किसी भी तरह का बदलाव हो जाता है। तो आप जो कह रहे हैं कि हर पार्टी का अस्तित्व बना हुआ है, वो किस हिसाब से बना हुआ है, वो किस तरह से बना हुआ है? क्योंकि पल पल में यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले राजनीति में हमेशा से हम कहते थे कि एक ईमानदारी होती है, एक डेडिकेशन होती है एक पार्टी की तरफ, वो कहीं ना कहीं वो जो लाइन है वो भीनी होती हुई दिखाई दे रही है, वो ढलती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में तो यही अनुभव कर रहे हैं, वोटर्स भी ये अनुभव कर रहे हैं। जी, जब भी केंद्र में कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी हुई, ये होता है और ये भारत में हमेशा हुआ है। जब कांग्रेस एक बहुत बड़े दल के रूप में थी भारत में, तब बाकी विपक्ष के दलों का अस्तित्व खत्म सा हो गया था और जो उभरते भी थे धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो साइडलाइन हो जाते थे। इवन कांग्रेस में भी सेकंड जनरेशन लीडरशिप खत्म हो गई थी, गांधी परिवार ही आगे बढ़ा। तो ये राजनीति का एक कड़वी सच्चाई होती है कि जो बड़ा होता है वो बाकी सबको खा जाता है, बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है। तो उसका बात नहीं, लेकिन उन सबके बीच में भी अगर महाराष्ट्र में डिवीजन होने के बाद देखिए, शिवसेना के दोनों धड़ों में लगभग बराबर सीटें आ रही हैं और एनसीपी में भी 75% सीटें अगर ठाकरे उनके शरद पवार गुट में आ रही हैं, 25% के आसपास अजीत पवार ले जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बना रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। छोटे छोटे दल भी अपना अस्तित्व बनाए हुए, कुछ 2 4 5 6 7 सीटें सबको दिख रही हैं। तो महाराष्ट्र की जनता बटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महायुति है उसने उसके जो गठबंधन दल थे उनमें एक जो परसेप्शन उन्होंने क्रिएट किया है, जो काम किए उन्होंने जमीनी, और जो उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये महीना देना शुरू किया, इन सबसे महिला वोटर भी उनके साथ में आया। तो वो सारी चीजें जो थोड़ी थोड़ी करके अलग अलग बूंद बूंद करके जो उन्होंने अपने फेवर में सारी चीजें करी, हाँ। उसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। चलिए सुनील सर, आपको मैं शामिल करती हूँ। वैसे तो अक्सर जब भी आपसे बातचीत होती है तो बाजार के हालचाल पर ही हम सवाल जवाब करते हैं आपसे, लेकिन देखिए जो महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में जेवीसी की तरफ से नंबर्स आते हुए हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आप एक तो पर्सनली कितना खुश हैं इससे, और दूसरा महायुति की तरफ जो पल्ला भारी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या उसकी उम्मीद थी? जिस तरह के अस्तित्व की बात हो रही है, छोटी छोटी पार्टियों के भी अस्तित्व की बात हो रही है, जिस नैरेटिव की बात हो रही है, आप कितना सहमत है इससे? तो पहली बात है कि मैं तो खुश हूँ इन नतीजों से, बिकॉज कंटिन्यूटी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट मुझे पॉलिसी की कंटिन्यूटी, रिफॉर्म्स की कंटिन्यूटी वही जरूरी है मार्केट को आगे ले जाने में। तो जो भी न्यूज इस तरह आती है ना, तो उससे मैं खुश हूँ, बिकॉज मेरे को अननेसेसरी झटका नहीं चाहिए मार्केट में। एक पॉलिसी कंटिन्यूटी, और कोई भी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है मुंबई, और मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है मुंबई, तो नेचुरली डेवलपमेंटल एजेंडा इधर बहुत भारी होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे रिजल्ट्स अगर ये एग्जिट पोल असली रिजल्ट में भी शामिल होते हैं तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और मेरे लिए भी। अब दूसरी प्रश्न जो पूछ रहे थे कि क्या उम्मीद थी, मैं मानता हूं कि डाउट था मन में, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी देखिए बीजेपी की वोट बैंक हिंदुत्व के बेसिस पे है और डेवलपमेंट के बेसिस पे है, मगर शिवसेना का भी वेरी सिमिलर पोजीशन है, और वो वोट तो कट रही थी बिटवीन द टू शिवसेना फैक्शंस। तो उसके कारण ये अपोजिशन जो एक कंबाइंड पड़ते हैं ऑलवेज, उसको लड़ना इतना आसान नहीं था। तो आज के एग्जिट पोल शायद पॉजिटिव न्यूज दिखा रहे हैं, मगर पहले के जो ओपिनियन पोल्स मैंने दिख रहा था कि थोड़ी डाउट थी कि क्या बीजेपी लेड सरकार वापस आ सकती है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा रिलीफ भी आज आ रहा है इन एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर, क्योंकि मेरी उम्मीद उतनी नहीं थी कि ये बहुत स्ट्रांगली वापस आ सकते हैं, मगर ये डेटा जो दिख रहा है उससे लग रहा है कि वो एक स्ट्रांग बहुमत से आ जाएंगे। चलिए एक अब बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं, और अलका ये सवाल मैं आप ही के पास लेकर आती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता आखिर किसको देखना चाहती है सीएम? ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा वोटरों के मन को भी टटोले अलका, क्योंकि मतदान से बस एक दिन पहले हमने देखा किस तरह से आरोपों की झड़ी, पैसे देकर वोट देना या बिटकॉइन में पैसे लगाना। रात को 10:30 बजे हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इस तरह की घटनाएं हुई। अब वोटर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अब तक काफी समझदार हो गया है और उसको पता है कि वोटिंग से एक दिन पहले इस तरह की चीजें जो है वो होना लाजमी है, या उसको एटलीस्ट इतनी समझ तो है कि ये चीजें क्यों होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
महाराष्ट्र का जो वोटर है उसे आप कितना ढीठ मानेंगे, क्योंकि बीते कई सालों से हम देख रहे हैं उसके साथ काफी कुछ हुआ है। पार्टियों की फोड़ हुई है अलका, और उसके बाद जो हमेशा से एक पार्टी की आइडियोलॉजी थी उससे अलग होकर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ यहाँ पे जाती हुई हमने देखी है। तो बहुत चेंजेस एक महाराष्ट्र के वोटर ने होते हुए देखे हैं। अपनी आइडियोलॉजीज भी उनको काफी हद तक अब क्वेश्चनेबल लगने लग गई है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो हमारा पोल है वो भी हम आपको बता दें कि लगभग एकनाथ शिंदे को यहाँ पे 32.6% पसंद किया है, जो भी लोगों के साथ पोल किया है। उद्धव ठाकरे यहाँ पे 22.1% है। देवेंद्र फडणवीस को लगभग 18.7% लोगों ने पसंद किया है उनके नाम पर। बाकी तमाम नाम भी है सूची में। लेकिन अलका, आप इसको कैसे समझती हैं, इसका विश्लेषण कैसे करेंगी? जी कविता, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है वोटर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो सेंटर पॉइंट है, इलेक्शन एक उसकी इवेंट होती है, बट इसके अलावा डेमोक्रेसी अलग अलग दायरे में देश में काम करती रहती है। तो हमें ये देखना चाहिए, वोटर्स को ऐसा लगने लगा है कि हम किसी को भी वोट दे, हमारे जो चुने हुए लीडर्स है वो उनकी अपनी राजनीति और उनकी अपनी सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए, ना कि वोटर को ध्यान में रखते हुए अपनी आइडियोलॉजिकल जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं, पार्टी चेंज कर रहे हैं। हमें एक राइड, मतलब हम जैसे बोलते हैं टेकन फॉर अ राइड, वोटर को लिया गया है। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी स्थापन हुई, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी एक साथ हुई, तब पहली दफा ऐसे लगने लगा, बहुत सारे लोगों में गुस्सा था कि ऐसे कैसे दो पार्टीज अलग आइडियोलॉजी के एक साथ आ सकते हैं। जिनको ये पता नहीं है, शिवसेना की हिस्ट्री पता नहीं, शिवसेना को वसंत सेना क्यों बोला जाता था, ये सब पता नहीं था। आज की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उनको सब ये बातें लगने लगी। उसके बाद हमने देखा जो कुछ हुआ, दो पार्टियां फूटी और आज महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हैं। तो जो आप बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे टॉप के हमें कंटेंडर दिख रहे हैं सीएम फेस करके। कई दिनों पहले सीएसडीएस लोकनीति और एमआईटी पुणे का एक सर्वे आया था, उसी में भी टॉप कंटेंडर सीएम फेस के एकनाथ शिंदे, और उसके बावजूद सेकंड नंबर पे थे उद्धव ठाकरे जी। तो ये जो आज की एक्चुअली पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र की, वो एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे ही चल रही है। एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना हो या 50 से ज्यादा कॉरपोरेशंस ओबीसी कंसोलिडेशन को ध्यान में रखते हुए चुनाव के पहले, लोकसभा इलेक्शन के बाद 1 महीने में जो उन्होंने पूरा एक रडार डिफरेंट अनाउंसमेंट का ये महायुति के गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है, तो हम उसके जो नतीजे है वो दिख रहे हैं। जैसे एकदम कॉमन मैन का लीडर है एकनाथ शिंदे, ऐसी बात करके उनकी इमेज पोर्ट्रे की गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया गया है और लोगों में एक्सेसिबल है। एकनाथ शिंदे अपना ही आदमी है, रिक्शा चलाता था, आज सीएम है। ये पूरी बातें जो है वो लोगों के ऊपर हावी हो रही है, हमें दिख रहा है। दूसरी बात हम अगर देखें तो जो सिंपैथी वेव थी, इलेक्शन आगे गई 1 महीना, उसके बाद महाविकास आघाड़ी स्ट्रेटेजी वाइज हमें पूरी तरीके से लूज पड़ी हुई महाराष्ट्र में दिख रही है। उन्होंने स्ट्रेटेजी पे बहुत सारा काम करना चाहिए था। संविधान खतरे में है, ये जो एक बात थी, संविधान को उठा के, संविधान के हक को उठा के जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण कैंपेन लोकसभा में रन किया, उसके बाद राज्य के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन के लिए सेम कैंपेन, सेम मुद्दों पे कैंपेन हम कर सकते हैं। सिंपैथी वेव 50 होके सर्व होके, ये जो 50 करोड़ की बात है वो हम करके लोगों को हमारे साथ एंगेज रख सकते हैं। ये जो महाविकास आघाड़ी की बात थी वो कहीं चली नहीं है, ऐसा दिख रहा है। और अगर हम देखें कि महायुति के लोग हैं, वो जैसे मैंने अभी बोला, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट का ही, मतलब जनता का पैसा यूज करके खुद की कैंपेन और खुद की एडवर्टाइजमेंट बहुत शोरों से की गई है। आज पब्लिक मनी से लोगों को 1500 रुपए दिया जा रहा है, भले वो जैसे रजिस्ट्रेशन का फीस बढ़ाया है और बहुत सारे फीस बढ़ा के लोगों से वो पैसों की वसूली भी हो रही है, बट एडवर्टाइज के माध्यम से क्या दिखाई जा रहा है, दादा ये मतलब अजित पवार आपको पैसा दे रहा है, देवेंद्र भाऊ आपको पैसा दे रहा है, एकनाथ शिंदे आपको पैसे दे रहे हैं, ऐसे एक इमेज पोर्ट्रे की गई है। और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनकी जो बेबनाव है वो लोगों ने बहुत ज्यादा दिखे। एक जो स्टोरी हम बोलते हैं महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के फ्यूचर के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारा एक ये प्लान है महाविकास आघाड़ी का, ये लेके एमवीए लोगों के सामने नहीं गई है।
शुरू शुरू में लाड़की बहन को हमने देखा कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी में एक कंफ्यूजन सा था कि ये मध्य प्रदेश की कॉपी की हुई पूरी स्कीम है, तो हम इसका विरोध करें या हम इसका सपोर्ट करें, क्या बोले। तो अलग अलग विधान हमने महाविकास आघाड़ी से देखे थे कि जो आए थे, बट बाद में अभी जो मैनिफेस्टो आया महाविकास आघाड़ी का, उसमें तो यही पैसे हम बढ़ा के देंगे ऐसे बोला। तो ये स्कीम अच्छी है ऐसे आप बोल रहे हैं, ये अभी आपने एक्सेप्ट किया, बट ये जो रिस्पॉन्सेस है ये आने में बहुत स्ट्रेटेजिकली टाइम वेस्ट हुआ है। और मुझे लगता है लोकसभा के बाद ये जो महाविकास आघाड़ी का एक क्रूशियल पीरियड था, वो टाइम वेस्ट होने के बाद सिंपैथी वेव के ऊपर हावी हो गई है गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट का अवेयरनेस, ओबीसी वोट्स का कंसोलिडेशन। जरांगे पाटिल ने पूरे ये इलेक्शन में बोला था कि हम विरोध करेंगे भाजपा और देवेंद्र फडणवीस का, बट बाद में उन्होंने बोला हम न्यूट्रल रहेंगे, हम उम्मीदवार खड़े करेंगे। बाद में उन्होंने बोला हम उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे। जहां पे महाविकास आघाड़ी के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है, जैसे आदित्य ठाकरे हो या और जगह पे कोई हो, वहां पे बड़े मतलब हम बोल रहे हैं वोट डिवाइड करने वाले मनसे के कैंडिडेट दिए गए हैं, तो महाविकास आघाड़ी के वोट डिवाइड होंगे, ये आज दिख रहा है। और इस सब का फायदा हमें कहीं तो एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल एग्जिट पोल्स आर करेक्ट, बिकॉज इन द पास्ट वी हैव सीन कि एग्जिट पोल भी गलत जा रहे हैं। अभी तक हमने ऐसे नहीं देखा है कि बहुत ही करेक्ट एग्जिट पोल आए हैं, बट हाँ ये मैं एक्सेप्ट करूंगी, बटेंगे कटेंगे वोट जिहाद, ये तो यूज हमेशा बीजेपी के जो जैसे बीजेपी सत्ता में आती है मेजोरिटी हिंदू धर्म खतरे में आता है, ये बात तो अभी वोटर्स को भी पता है, तब तक हिंदू धर्म खतरे में कभी नहीं रहता। तो वैसे हुआ है, वो नैरेटिव एक पैरेलल चल रहा है। बट लास्ट 1 मंथ में ये जो एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटेजी है, महिलाओं की स्ट्रेटेजी है, असंगठित कामगारों के लिए, समाज के हर तबके के लिए एक नई स्कीम की अनाउंसमेंट महायुति गवर्नमेंट ने की है। नहीं अगर अनाउंसमेंट की है तो उन्होंने क्या किया है, जो कि पहले वाले स्कीम्स थे उसको उन्होंने हाईलाइट करना शुरू किया है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स है, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी है, कोई खाना दे रहा है कहाँ पे, पार्टी के लेवल पे जो काम हो रहे जो कि पहले से हो रहे थे, बट ये जो हाईलाइट ज्यादा किया है। और रिबेल का प्रॉब्लम पूरी तरीके से हम देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने एड्रेस किया है, जैसे रिबेल्स ने पार्टी बदल के टिकट दिए गए हैं महायुति में। तो ये प्रॉब्लम जो महायुति को, महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार को हो रहा है, वो रिबेल्स का प्रॉब्लम उतनी बड़ी तरीके से हमें महायुति में नहीं दिखा है। और ये सब बातें जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट में जरूर रिफ्लेक्ट होंगी। बिल्कुल। या चलिए फाइनली तो यहाँ पर देखना होगा कि 23 तारीख को क्या नतीजा आता है। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, अब यहाँ पर अनुज की बात हो या अलका की बात हो, दोनों पर आपका मैं टेक चाहूंगी। और साथ ही जो हमारा पोल था कि महाराष्ट्र किसको एक सीएम के तौर पर चुनेगी, और अलका का जवाब था कि यहाँ पर पसंद ज्यादा एकनाथ शिंदे को ही किया जा रहा है, जो कि शायद पोल में भी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो सीएम चॉइस को लेकर आप पर सवाल है, और उसके बाद अनुज ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हिंदू इनसिक्योरिटी जो कि फील हुई है उसकी वजह से भी थोड़ा सा महायुति की ओर रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। संघ का साथ देने को लेकर जो कि जमीनी तौर पर काम करने की जरूरत है, वो हमने देखा कि शायद कहीं ना कहीं चूक होती हुई दिखाई दी लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन उसी को सुधार करते हुए अब की बार जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर ज़्यादा काम किया गया है शायद बीजेपी की तरफ से। और अलका ने जो बातें यहाँ पर हाईलाइट की है, जहाँ पर स्कीम्स का जिक्र किया गया है, जो पुराना काम चल रहा था उसको अच्छी तरह से पूरा किया गया, उसको हाईलाइट किया गया। इतना ही नहीं, जो रिबेल्स की दिक्कत है, एक एक कार्यकर्ता को जो है उसकी समस्या को समझा गया, ज़्यादा जुड़ा गया पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप बतौर प्रवक्ता? देखिए, डेमोक्रेसी में जो पब्लिक है वो महत्वपूर्ण है, पब्लिक की ओपिनियन महत्वपूर्ण है, और हार जीत रिजल्ट जो आते हैं उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर्स पे पब्लिक डिसीजन ले लेती है, एक ही बात को लेके वो अपना मत बना लेती है। मल्टीपल डाइवर्स देश के अंदर डाइवर्सिटी है, कई तरह के सोच है। तो कंसोलिडेटेडली मैं इन सब बातों से एक्सेप्ट मतलब मैं तो वाकिफ रखता हूं कि ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर 2024 के इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन में कुछ फैक्टर्स आपने बताया, उन सब का भी इम्पैक्ट होता है, नैरेटिव का भी होता है, सब चीज़ों का कंसोलिडेट इम्पैक्ट होता है, कोई एक चीज़ नहीं होता। लेकिन मैं जो बेसिक बात कहूँगा कि जो इलेक्शंस होते हैं वो कुछ बेसिक फंडामेंटल
इश्यूज पे होते हैं। तो वह फंडामेंटल इश्यूज को हम जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ही हम सही एनालिसिस पे पहुंचेंगे। पहली बात, आपके पोल में भी क्या दिख रहा था, सब लोग अपोज करते रहे बटेंगे तो कटेंगे, ये खराब है। उसमें 39% ने सहमत दिखाया, पूर्ण सहमत बताया, 21% ने सहमत बताया। तो 40-50-60% लोग इस बात को मानते हैं। तो अल्टीमेटली देश का मूड यही है, मूड ऑफ द नेशन जब कहते हैं आप, मूड ऑफ द नेशन यही था कि 60 साल देश ने एक ऐसे सत्ता को हमारे देश में देखा जो माइनॉरिटी अपीजमेंट को लेके वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही थी, और उसको इस देश में उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मोमेंटम था। पहली बात, जिसको हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से कई प्लेटफॉर्म से उठाते थे, और आज भी हम इस बात को कमिटेड उसके साथ चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर आप किसी एक कहोगे कि एक, जब आप कहोगे ये नारा दोगे कि देश के संसाधनों पे किसी एक छोटे ग्रुप का अधिकार है, तो वह अपने आप में इस देश में नहीं चलेगा। आप मेजॉरिटी को कंप्लीटली इग्नोर करके उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को अंडरमाइन करते हुए कंसोलिडेटेड वोट बैंक की राजनीति करते, वो रिजेक्ट हो रही है, बार बार हो रही है। जितनी जल्दी अपोजिशन समझ जाए वो ठीक है, हम तो समझ गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस देश में आर्थिक विकास एक जो होता है ना, बॉक डाउन नेचर था देश का। हमारे अंदर कैपेसिटी, कोई हमने एस्पिरेशनल इंडिया की कैपेसिटी बढ़ा दी, लोगों की क्षमताएं बढ़ा दी, कोई बाहर के नेचुरल रिसोर्सेज लाके देश में ला दिए। वही रिसोर्सेज है, वही पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिनको आप लोगों ने कहा था कि यूपीए में जिन लोगों ने, इन लोग पोजीशन ने कहा था कि ये बेकार है, ये पीएसयूज आर ड्रैग ऑन द नेशनल रिसोर्सेज। आज 2014 से आज देखिए एक एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। 4 लाख करोड़ का तो डिविडेंड दिया है, और वह अपने आप में उनकी वैल्यूएशन देखिए नेशनल लेवल पे मार्केट में ट्रिमेंडस वैल्यूएशन सरकार के लिए उन्होंने अनलीश की है। सरकार अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर में 12 लाख करोड़ खर्च कर रही है, तो उसको मैच करते हुए लगभग 10 लाख करोड़ का पीएसयू कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स है कि यह एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लेवल पे सरकार ने अर्थव्यवस्था, वेल्थ क्रिएटर को, अभी भी राहुल गांधी क्या कहते हैं, बिल्कुल, अरे इंडस्ट्रीज को गालियां देते हैं। जी, आप जो कह रहे हैं जिस तरह से, देखिए अर्थव्यवस्था मजबूत, बिल्कुल, अपीजमेंट पॉलिटिक्स को रिजेक्शन, और भारत को ग्लोबल लेवल पे जो सही स्थान दिलवाना है, हिस्टोरिकली जो हम डिजर्व करते थे, इसी समीकरण को और इसी तरह की बातचीत को हम महाराष्ट्र के संदर्भ से भी समझेंगे। हम समझेंगे कि अगर महायुति की सरकार बनती या महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती तो किस तरह फोकस होगा, किस तरह की नीतियां होंगी, कितना अलाइन हो जाएंगे सेंटर से, या कितनी दिक्कत होगी। इस पूरी बातचीत को समझेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज जीटी न्यूज़ स्वदेश पर, जहां पर रणभूमि एग्जिट पोल में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव के नतीजों की एग्जिट पोल्स पर। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम ब्रेक पर गए, उससे पहले हम महाराष्ट्र के एग्जिट पोल्स पर बात कर रहे थे। और अब मैं चाहती हूं कि सुनील सर थोड़ा सा हम सिनेरियोज कंसिडर करते हैं, क्योंकि फिलहाल जो नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, उसमें महायुति की ओर थोड़ा सा पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। आपने क्लियरली शुरुआत में अपनी बात कही कि पॉलिसी कंटिन्यूटी बाजार को पसंद है, और अभी अगर क्राइटेरिया समझा जाए तो यही रहने वाला है। लेकिन किस तरह की पॉलिसीज में चेंजेस हो सकते हैं, किस किस तरह की अलग अलग तरह की पॉलिसीज में डायरेक्शन या रीडायरेक्शन हमें होता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा हम इस पर फोकस करते हैं। तो मुझे यही सवाल मैं तमाम पैनलिस्टों से पूछूंगी कि महायुति या महाविकास आघाड़ी, अगर अलग अलग समझे सिनेरियोज को, तो किसकी सरकार आने पर किस तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, किस तरह के बदलाव होंगे, किस तरह का नयापन महाराष्ट्र में हमें आता हुआ दिखाई देगा। युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, किसान की बात करें, बिकॉज ये तमाम मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सुबह से ही जिन भी वोटरों से हमने बातचीत भी होती हुई देखी है, सबके मुद्दे बस यही हैं। सुनील जी।
देखिए, मैं समझता हूँ कि एक पोलराइजेशन जो होगा वो होगी कि जो अपोजिशन इंडिया अलायंस है वो ज्यादा पॉपुलिस्ट है। तो पॉपुलिज्म यानी पैसा बांटने में लोगों बॉटम ऑफ द पीरियड में पैसा देके उनको खुश करे और ऐसी बातों पे उनका ज्यादा ध्यान होता है। वेरएज बीजेपी लेड एनडीए में मैं कहूंगा एक नई टर्म डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म। इससे क्या अर्थ होता है कि क्योंकि डेवलपमेंट के एजेंडा भी मोदी जी का पहली सरकार बना था और उसके बाद सेकंड सरकार भी, मगर क्या होता है कि लोगों में अगर जनशक्ति इतना बढ़ रही है, महंगाई इतना बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ एक डाउन द ट्रिकल डाउन इफेक्ट लोगों पर नहीं पहुंचा, तो उनको इसलिए वो कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हारने लगे। कर्नाटक एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वहां पर, जहां पे अपोजिशन ने बहुत प्रोमिसेस किए थे फ्री थिंग्स को और इलेक्शन जीत गया। तो उसके बाद थोड़ा एक बदलाव आया एनडीए के रूप में कि डेवलपमेंट को तो रखना है मगर उसके साथ पॉपुलिज्म भी इंपॉर्टेंट। तो डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म में कहूंगा ये एक शब्द है जहां पर वो डेवलपमेंटल एजेंडा को आगे लेके जाएंगे, बट इन अ वे कि वो लोगों पे ऊपर महसूस हो कि उनके लाइफ में बदलाव आ रही है। ये जो कमी थी पहले उसको वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी लेडी पैनलिस्ट ने आपको बताया कि इतने एडवर्टाइजमेंट किया उन्होंने अपने स्कीम्स के बारे में, ये क्योंकि उनको कहना है कि जो डेवलपमेंटल एजेंडा हमारा है वो आपके यहाँ पर कुछ असर पड़ रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो मैं समझूंगा कि ये बात अगर सरकार की ये एग्जिट पोल आती है तो ये सेम डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म एजेंडा चलेगी, मगर अगर अपोजिशन आती है तो ज्यादा जैसे ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना, फ्री में देना, ये शायद उनका सोच होगा क्योंकि अगले इलेक्शन के बारे में सोचने लगेंगे इसके बाद। तो डिफरेंस यही पे होगा कि शायद डेवलपमेंटल एजेंडा थोड़ा कम होगा इंडिया अलायंस आगे बढ़ने से, वेरएज बीजेपी के साथ वो डेवलपमेंट फ्रंट एंड सेंटर में रहेगा बट पॉपुलिज्म को भी नहीं भूलेंगे। तो ये मैं एक फाइन डिफरेंस समझता हूँ दोनों ग्रुप्स के बीच में। बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता में अब अनुजा कपूर भी जुड़ गई हैं और अनुजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पेशकश में। लेकिन यही सवाल अब आगे बढ़ाते हुए मैं अलका के पास आना चाहूँगी, क्योंकि हम ये सवाल सामने रख रहे हैं कि जो सरकार अब आएगी, मान लेते हैं महायुति या महाविकास आघाड़ी, दोनों का एक एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं, तो सुनील जैन सर के हिसाब से डेवलपमेंट एजेंडा जो अभी फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है वही कंटिन्यू होगा अगर मौजूदा सरकार आती हुई दिखाई दे रही है, और अगर ऐसा नहीं होता है थोड़ा सा पॉपुलिस्ट रुख हो सकता है महाविकास आघाड़ी का। आपका क्या कहेगा विश्लेषण इस पूरे मामले में? जी, सबसे पहले तो मैं मेरी असहमति बताती हूँ जो उन्होंने आई थिंक सुनील सर ने जो अपना विश्लेषण रखा है वो इतना मतलब आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे, सोचेंगे, ना कि कोई आपको जो बोल रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो आपको भी समझेगा वो कितनी हंसने वाली बात उन्होंने बोली। लाड़की बहन योजना में लोगों को 1500 रुपए घर पे दिया जा रहा है फ्री में। लाड़का बहू देखो, वारकरी देखो, जो नाम देखो योजना की, जिसकी एडवर्टाइजमेंट महायुति सरकार पब्लिक मनी से फ्रंट पेज पे आज कर रही है या अलग अलग होर्डिंग्स पे कर रही है, यूट्यूब पे कर रही है, बहुत ज्यादा पैसे देके सोशल मीडिया पे कर रही है, तो आप देखेंगे घर बैठे आपको पैसा मिलेगा, यही एडवर्टाइजमेंट है। और उसके पैसे दूसरी तरीके से लोगों से निकाले जा रहे हैं। बट ये जो अभी पैनलिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं, मुफ्त का पैसा घर में बांटने की बात करती है अपोजिशन महाविकास आघाड़ी। ये जो फेक नैरेटिव कैसे चला जाता है ये बात मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी। अन्न अधिकार कायदा, शिक्षा अधिकार कायदा, फॉरेस्ट अधिकार कायदा, जब आपके अधिकारों के तरफ से जब अन्न धान्य आपको दिया जाता है, लॉकडाउन में हमने देखा कामगार जो मर रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था, उनको पीडीएस ने बचाया है, जो अन्न अधिकार कायदा है इसने बचाया है। तो कोई राइट के मुताबिक आपको पैसा दिया जा रहा है, गरीबों को वेलफेयरिज्म किया जा रहा है, तो उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री रेवड़ी बोलते हैं। बट उन्हीं की महायुति जब पैसे घर बैठे महिलाओं को देती है, काम नहीं देती है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, तो उसको ये लोग डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म बोलते हैं। एज अ जर्नलिस्ट आई फील दिस इज वेरी लाफेबल, बट एनीवे आई विल लीव इट टू द व्यूअर्स। आप आपकी खुद की बुद्धि का उपयोग करके इसका जो मतलब है वो निकालो। महाविकास आघाड़ी के जो भी प्रॉब्लम है वो तो हम बोलते रहते थे, बोलेंगे भी। जब महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी तब बोलते थे, कांग्रेस सत्ता में थी, अगर वो आते हैं सत्ता में तभी भी बोलेंगे। तो आपने अभी जो सवाल पूछा कि क्या बदलाव आपको दिखेगा, महायुति अगर सत्ता में आती है तो उनके
सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। आप अगर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं सब आंकड़े भी आपको देती। आप अगर देखेंगे तो गए 10-15 साल में, मेनली गए 10 साल में महाराष्ट्र के जो लोन है, स्टेट का लोन है, वो बहुत नंबर बढ़ गया है। तो ऐसी चैलेंजिंग फाइनेंशियल सिचुएशन में जो जो प्रॉमिसें की गई है डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म के नाम पे, उनको चालू रखना आने वाली सरकार के लिए, कोई भी पार्टी का हो, उसके लिए सबसे पहला चैलेंज रहेगा। वो कैसे रखने वाले, उसके लिए महाराष्ट्र के लोगों पे वो क्या क्या चार्जेस बढ़ाने वाले हैं, ये मेरा सवाल है। और एज अ जर्नलिस्ट आई एम क्यूरियस टू नो। आज हम बोल रहे टोल माफी की है, आप महाराष्ट्र में कौन कितना घूमे हो मुझे पता नहीं, मैं रोज घूमती हूँ। महाराष्ट्र के एक भी टोल नाके का एक भी एम्प्लॉय घर नहीं बैठा है। टोल नाके के लाइट चालू है, टोल नाके की स्ट्रक्चर खुली है, टोल नाके पे गाड़ी के नंबर रजिस्टर हो रहे हैं, सिर्फ टोल चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो मेरा एज अ जर्नलिस्ट ऐसा एक रीडिंग है कि ये वो भी सिर्फ मुंबई के ही है गवर्नमेंट, वो भी सिर्फ मुंबई और थोड़ा सा बाहर निकल कर है। पूरे महाराष्ट्र में हमने नहीं देखा है कि वो माफ हुआ है। लेकिन और वो भी स्ट्रक्चर नहीं हटा है, वो स्ट्रक्चर भी नहीं हटा है, लोग भी बिल्कुल वहां मौजूद है। हम चर्चा को आगे बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अलका आपकी जो बातें हैं वो काफी सही है, और हमारे पास जो प्रवक्ता है बीजेपी की, वो तमाम सवालों को यहाँ पे एड्रेस भी करेंगी। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन चर्चा हमारी बरकरार है। अनुजा, थोड़ा सा एक क्विक टेक आपका अलका की बात पे, उसके बाद मुझे झारखंड पर बात करनी है, जरा जल्दी बताएं। जय श्री राम। और मुझे लगता है कि अलका जी ने वोट नहीं देना है, वोट देना है जनता ने, और जनता काम पे वोट देती है। अगर ये लोग इतने ही सही थे तो मोदी नहीं आते 2 बार। तो मुझे दिक्कत है इनकी इस बात पर, और लोकसभा में हम तीसरी बार नहीं आते। पर मेरे लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ये लोग हमारे। तो बहुत अच्छा है, आप डिबेट के अंदर हमारे कामों के बारे में बोलते, उतनी हिम्मत के साथ, उतने फुल मैंडेट के साथ हम लोग वापस आते हैं। और जहां पर आपको, मुझे लगता है स्कीम्स के बारे में शायद आपको नहीं पता, तो आप ग्राउंड पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारी ग्राउंड पे स्कीम्स नहीं होती ना, तो दोबारा से हम आ नहीं रहे होते हैं। क्योंकि जहां पर आप लाडली बहन की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम लोग ये भी बात आपको समझा दें कि योजनाओं से रिलेटेड ये नमो शेतकरी किसान महासम्मान योजना के अंदर भी 6,000 दिए गए हैं, 12,000 जो अब सहायता राशि बढ़ा दी गई है। आपको उज्ज्वला योजना से रिलेटेड बना देती हूँ, आप औरतों से रिलेटेड बात करती हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बहन को अपनी बात बताऊं जी अनुजा जी, तो औरत के लिए पॉलिसी, हाँ एक जी 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 बोलिए जी। मैं और बात बताऊं, एक हाँ। सबसे बड़ी बात है जो 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मोदी के आने से पहले एक औरत की डिग्निटी नहीं थी, वो शौचालय खुले में थी। और साथ में है एलपीजी गैस। ये 2 सबसे बड़ी चीजें हैं जिसको ये लोग रेवड़ी नहीं कह सकते। और जो यहाँ पर वोट पड़ चुके हैं, अब तो वोट पड़ चुके हैं, लेकिन बात सवाल यहाँ पे पॉलिसी कंटिन्यूटी का ही है। अलका जल्दी से बता दीजिएगा, वोट दिया कि नहीं दिया? कुछ दिया है और पोस्ट भी किया है। ये लोग, ये बीजेपी के लोग जर्नलिस्ट को सिटीजन नहीं मानते, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी वोट दिया है। चलिए, हिंदू सकल मोर्चा जैसी जो राजनीति महाराष्ट्र ने देखी है, वो राजनीति बढ़ जाएगी, ये डर है लोगों के दिल में। चलिए, चर्चा पर मैं वापस से आती हूँ, ना हो ऐसे आशा व्यक्त करती हूँ आने वाले सरकार को। अभी बहुत बात करनी है, अभी बहुत बात करनी है अलका, बहुत सारी ऐसी आशावादी बातें मुझे आपसे और करनी है, लेकिन फिलहाल झारखंड की ओर मुझे रुख करना है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी दिलचस्प चुनावी समर में आखिर एग्जिट पोल के आंकड़े किसे विजेता बना रहे हैं। तो अनुराग, इस गर्मागर्म चर्चा जो हमने महाराष्ट्र पे की है, उसके बाद अब रुख करेंगे झारखंड का। बताइए क्या कह रहा है एग्जिट पोल? देखिए, एग्जिट पोल झारखंड में सरकार बदलाव की तरफ संकेत दे रहा है, और जिस तरह से झारखंड के अंदर 81 सीट है, और हमारा एग्जिट पोल बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन को 40 से 44 सीट दे रहा है, और इंडिया गठबंधन जिसके अंदर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी शामिल है, उनको 30 से 40 सीट दे रहा है, और अदर्स को 1 सीट अदर्स के खाते हुए में जाती हुई दिख रही है। अगर हम रीजन वाइज भी बात कर ले झारखंड की, तो संथल परगना जहां पर 18 सीट है, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को 3 से 4 सीट, जेएमएम गठबंधन को 13 से 14 सीट मिलती हुई दिख रही है। नॉर्थ छोटा नागपुर के अंदर 25 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी को और बीजेपी गठबंधन को 15 से 16 सीटें, और इंडिया गठबंधन को जेएमएम और कांग्रेस को 6 से 9 सीटें, और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है।
पलामू रीजन की अगर मैं बात करूं, वहां पर 9 सीटें हैं और 9 में से बीजेपी के खाते में 6 से 9, यानी यहां पर बीजेपी काफी उभरती हुई दिख रही है। पलड़ा बीजेपी का भारी लग रहा है। जेएमएम के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। कोल्हान रीजन की अगर हम बात करें तो 14 सीटें इस रीजन के अंदर है, तो बीजेपी गठबंधन को 6 से 9 सीट और जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को 6 से 9 सीटें इस यहां पर जाती हुई दिख रही है। दक्षिण छोटा नागपुर के अंदर 15 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी गठबंधन को 8 से 10 सीटें और कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन को 5 से 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो झारखंड के अंदर हमने देखा पिछले 5 साल काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ महीने पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। और अब जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो सरकार को परिवर्तन दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी को 40 से 44 और इंडिया गठबंधन को 30 से 40 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही। कविता, चलिए अनुराग, शुक्रिया तमाम डेटा हमें यहाँ पर देने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर जेवीसी का जो पोल बता रहा है बीजेपी प्लस 40 से 44, जेएमएम प्लस 30 से 40। हमें यहाँ पर फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार झारखंड पर हम चर्चा करेंगे और क्योंकि चर्चा भी हमें समेटनी होगी, तो पूरे एग्जिट पोल्स का क्या लबोलुबाब निकल कर आ रहा है, बीजेपी के लिहाज से देखें या क्षेत्रीय पार्टियों के लिहाज से देखें या वोटरों के लिहाज से देखें, बाजार में पैसे लगाते हैं तो अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, तमाम पहलुओं पर इससे जुड़े एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार झारखंड की राजनीति पर विस्तार से बातचीत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एग्जिट पोल पर सबसे बड़ी कवरेज रणभूमि एग्जिट पोल और हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं जो चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। और अब हम फोकस करने वाले हैं झारखंड के एग्जिट पोल पर। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सुब्रमण्यम, मार्केट एक्सपर्ट, अनुज अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, माधवन नारायण, वरिष्ठ पत्रकार। और आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है। माधवन जी, आपके पास आऊंगी, आपसे बातचीत नहीं हुई है। और झारखंड की राजनीति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गठबंधन की सरकारों की बात कहें या अस्थिर सरकारों की बात करें तो उसका एक तरह का इतिहास रहा है। 2005 से लेके 2019 तक की अगर मैं बात करूं तो ऐसा दौर चला है कि 3 बार हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन लगा, सरकारें गिरी, सरकार बनी, इतना ज्यादा गठजोड़ हुआ है कि लगभग 24 सालों में हमने देखा तो लगभग 13 मुख्यमंत्री जो हैं शपथ ले चुके हैं। और एंटी इनकम्बेंसी में झारखंड में हम जानते ही हैं कि किस तरह वोटर हर साल हर वक्त अपना मन बदलते हैं। अब की बार का जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप इसको देखकर, जो जेवीसी आंकड़े हमारे सामने आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं? नमस्कार कविता, पहली बात तो ये कि अभी तक महाराष्ट्र पर काफी मनोरंजक चर्चा हो रही थी कि हमें अफसोस है कि मैं उसमें भाग नहीं ले सका। नहीं, मैं आपसे पूछूंगी महाराष्ट्र के बारे में भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो फील्ड है काफी मतलब डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। जहां तक झारखंड का है वो भी काफी दिलचस्प मोड़ ले रहा है। जहां एग्जिट पोल को अगर लेके चले, ये मान के चले कि क्योंकि सेबी के म्यूचुअल फंड के चेतावनी की तरह आजकल एग्जिट पोल पर भी देना पड़ रहा है कि एग्जिट पोल ठीक नहीं हो सकते। हरियाणा में हमने देखा, और मगर रुझान को देखते हुए, अगर मूड को देखते हुए और एग्जिट पोल को साथ समेटे हुए हम देखें तो लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और एनडीए आगे दिखता है। मगर जैसे आपने ठीक कहा, 2005 से 2019 या उसके पश्चात जो भी हुआ है उसकी राजनीति को देखते हुए झारखंड को मैं एक वॉलेटाइल स्टेट मानूंगा, क्योंकि उसकी जब डेमोग्राफिक देखें, यानी कि जनसंख्या के जो समीकरण के पहले उसकी जो विच्छेद करें तो ये देखेगा कि आदिवासी केंद्रित क्षेत्र है। मगर साथ ही साथ क्योंकि टिस्को जैसे, टाटा स्टील जैसे कंपनी वहाँ झारखंड से ही बने हैं, ये कह सकते हैं कि भारत का औद्योगिकरण, नवीन भारत का औद्योगिकरण ही झारखंड से शुरू हुआ, जमशेदपुर टाटानगर से, और रांची से MS धोनी निकले हुए हैं। इसलिए काफी एक तरफ से मॉडर्न भी माना जा सकता है झारखंड को, दूसरी तरफ आदिवासी केंद्रित है। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लग रही है कि आदिवासी जो है, पुराने आदिवासी नहीं जो सिर्फ कम कपड़े पहनकर, घास फूस खाकर
जंगलों में रहते थे, आजकल वो विकास की ओर काफी बढ़ चुके हैं। एक तरह की राजनीतिक चेतना बढ़ गई है, मगर आदिवासी चेतना को अगर जो आधुनिक विकास केंद्रित चेतना से हम जोड़ने की जब कोशिश करें, तो ये हिंदुत्व टाइप की राजनीति पूरी तरह से वहां चलती नहीं है। ये भाजपा को भी मालूम है। इसलिए एक तरफ तो घुसपैठ का नाम लेकर के, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के लीगल इमिग्रेशन का नाम लेकर के एक तरह के हिंदूकरण या हिंदुत्व चेतना को बढ़ावा करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी से और जनता पार्टी ने। और अगर आप देखें, अगर एग्जिट पोल को सच मान के निकले तो ये कुछ हद तक सफल साबित हो रहा है। मगर सिर्फ हिंदुत्व के फॉर्मूला से नहीं, मगर बहुत कुछ और हुआ है जिसको हमें गौर करना चाहिए। पहली बात तो है कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको मतलब काफी अरविंद केजरीवाल की तरह वो भी जेल में थे केस में। तो आपको याद होगा कि जेएमएम स्कैंडल से ही नरसिम्हा राव की सरकार हिल गई थी 25-30 साल पहले। तो एक तरफ से पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत है वहाँ एमपी एमएलए के बीच में, और दूसरी तरफ आदिवासी जो हैं एक तरह से एकजुट होकर पुरानी तरह से नहीं रहे। इसलिए चंपाई सोरेन जो हैं उनको लेकर के भाजपा ने हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक तरफ एक है और सेफ का नारा जो महाराष्ट्र में दिया भाजपा ने, दूसरी तरफ वो एनडीए और मतलब कांग्रेस और इंडिया अलायंस को ये कहने लग गए कि वो आदिवासी को बांट रहे हैं, जबकि भाजपा ने खुद इनको बांटने की कोशिश की है, कम से कम अपनी तरफ झुकाव लेने की, और काफी हद तक सफल भी रहे हैं। तो अब सवाल होता है कि वोट किसके वजह से जीती जाती हैं और हारी जाती हैं। और मुझे लगता है कि शायद महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, राजनीति मुझे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी कि जाति, बिरादरी या धर्म से हटकर विकास के उपलब्धियां, खास करके पॉपुलिस्ट स्कीम जिसे माना जाता है, और उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और एक तरह से मैं कहूंगा कि कांग्रेस जहां भी हारता है आजकल देखा जा रहा है कि कांग्रेसिज्म जीत रहा है, यानी कि विकास के जो स्कीम्स हैं उन पर ज्यादा जोर जब वोट में दी जाती है तो यही साफ होता है कि वो पुराने कार्ड्स जो हैं, जो बिरादरी या जाति या धर्म के नाम पे जो जाता है, उसकी जो इंग्लिश में कहेंगे ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो डिमिनिशिंग रिटर्न को लेते हुए इश्यूज जो हैं कॉमन हो गए। उसके जैसे महाराष्ट्र में आपने चर्चा की कि डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म क्या है, उस पर एक अलग टिप्पणी कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र पे आऊंगी क्योंकि अभी हमें एक पोल्स ऑफ पोल्स भी करना है। जी, मैं ये कहूंगा कि झारखंड हो या महाराष्ट्र, द बॉटम लाइन ये है कि ज्यादातर डिबेट आजकल डेवलपमेंट और उपलब्धियों पर है, ना कि जाति या धर्म पर। और झारखंड में ये इसका भाजपा अगर जीतेगा तो अगर बिरसा मुंडा का नाम में आप दिल्ली में बस स्टैंड एरिया खुल गया है, तो मतलब जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी को एक्स्ट्रा जो जोर दी जा रही है आदिवासी अस्तित्व पर, उस पर भाजपा ने कुछ हद तक काबू पा लिया है, इसलिए वो जीतने के आसार नजर आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर अनुज अब सवाल यहाँ पर उठता है कि झारखंड में फिर सीएम का ताज किस पर आपके मुताबिक? देखिए, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बाबूलाल मरांडी बड़ा दावेदार हैं, क्योंकि उनको मोदी जी विशेष रूप से उनकी पार्टी को मर्ज कराकर अपने पास लाए थे। वो पुराने भाजपा के नेता है, उनकी आदिवासी बड़ी पहचान है और एक अच्छे ईमानदार नेता के रूप में उनका चेहरा रहा है। लेकिन अर्जुन मुंडा भी उतनी दावेदारी पेश करेंगे और निश्चित रूप से जब झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन आए तो वो भी कहेंगे कि भाई मैं भी इतना बड़ा कद्दावर नेता हूं, मुझे ही बनाया जाए। तो निश्चित रूप से भाजपा में थोड़ा सा ये संघर्ष हो सकता है कि कौन मुख्यमंत्री बने। और ऐसे में ये बहुत संभावना है कि जैसे बीजेपी के शासित राज्यों में हर जगह हो रहा है कि किसी नए चेहरे को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आपने हर जगह देखा मोदी जी जिस तरह से प्रयोग करते हैं और बिल्कुल नए चेहरे खड़े कर देते हैं, तो और किसी एक चेहरे पर इलेक्शन लड़ा भी नहीं गया झारखंड में। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बिल्कुल, अगर भाजपा की सरकार बनती तो कोई नहीं बता सकता। ये उसी मूवमेंट बनेगा जब वो डिक्लेयर होगा।
झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो अलायंस है इंडिया का, उसमें तो क्लियर है कि हेमंत सोरेन ही चेहरा है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भाजपा में कौन बनेगा इसका अभी कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो अनुज, अब यहाँ पर ये बताइए कि झारखंड में जो समझ में आ रहा है एग्जिट पोल देखकर, जो जनादेश समझ में आ रहा है, वो क्लियरली नैरेटिव्स और डेवलपमेंट या विकास के तर्ज पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से यहाँ पर इंडी अलायंस की अगर मैं बात करूँ तो वो कमजोर पड़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं, कहाँ चूक हुई होगी उनसे? देखिए, इंडी अलायंस बहुत कमजोर नहीं हुआ, मैं मानता हूँ कि ये जो फाइट है बहुत क्लोज है। हाँ। और छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी और 5,000-7,000 वोटों से बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता है। इसलिए हम ये मान के चले कि अभी इंडिया अलायंस बिल्कुल आउट है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो मैं अभी झारखंड में ही हूँ, इस समय पूरा घूम रहा हूँ, अभी बोकारो में हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ जो महिला वोटर है उनमें काफी सिंपैथी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि उन्होंने 1,000 रुपए मंथ देना शुरू किया है। आदिवासी वोटर परंपरागत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोटर माना जाता है और उसका बहुत तेजी से ईसाईकरण हुआ है और चर्च पीछे से पूरी भूमिका निभाता है हेमंत सोरेन की सरकार बनाए रखने में। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि जितने घुसपैठी, जो बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि मुस्लिम घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या मुस्लिम आए हैं, उनको अवैध रूप से बसाया गया है, उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं, वो एक बड़ा वोट बैंक है। तो जेएमएम का अपना एक बड़ा कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। उसके अगेंस्ट में बाकी जितना पिछड़ा है या अगड़ा है वो एक तरह से बीजेपी के साथ लामबंद है। अब ये पोलराइजेशन में चूंकि परसेप्शन का खेल भी है, उड़ीसा में चूंकि सटा हुआ है, उसमें सरकार बीजेपी की है, बिहार में एनडीए की सरकार है, बंगाल में भी ममता बनर्जी हिल रही है और अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और परसेप्शन भाई जब हरियाणा ने भी एक पॉजिटिव परसेप्शन दिया, तो ओवरऑल परसेप्शन चूंकि बीजेपी के फेवर में है और लगातार बीजेपी की एजेंसियां बड़ी आक्रामक रही हैं, उससे बड़ी घबराहट फैली हुई है और ब्यूरोक्रेसी बहुत बुरी तरह घबरा रही है कि अगर फिर से जेएमएम की सरकार आ गई तो निश्चित रूप से फिर और छापे पड़ेंगे और गड़बड़ियां होंगी और हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकारी अमला एक तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली एनडीए गवर्नमेंट को लाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट फैक्टर्स बहुत सारे बीजेपी की जीत में काउंट करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए बिल्कुल क्लोज फाइट जरूर है, लेकिन बीजेपी ने मास मोबिलाइजेशन से ज्यादा जो पर्दे के पीछे खेल है उनमें उनके थ्रू भी बहुत बड़ा काम किया है। और ये एक परसेप्शन यहाँ पे है कि कैसे ना कैसे अगर 2-4 सीटें कम भी रही तो जोड़ तोड़ करके सरकार बीजेपी की ही बनेगी। तो ये यहाँ का एक परसेप्शन है और बिल्कुल ये मान के मत चलिए किसी एक के पक्ष में यहाँ पर कोई हवा है, यहाँ चीजें बिल्कुल बटी हुई। चलिए अब चर्चा को एक दिलचस्प मोड़ पर लेकर जाते हैं। एक बार फिर से मेरे सहयोगी अनुराग शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं और अब की बार इनके पास बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। ये लेकर आए हैं पोल्स ऑफ पोल, महाराष्ट्र का भी और झारखंड का भी। तो अनुराग बताइए, शुरुआत किससे करना चाहते हैं आप, महाराष्ट्र से या झारखंड से? देखिए, ज़्यादा इंटरेस्ट जो है हमारे पैनलिस्ट का भी महाराष्ट्र में है, तो शुरुआत महाराष्ट्र से ही करेंगे। और पोल्स ऑफ पोल में अलग अलग एजेंसीज के पोल है। सबसे पहले एबीपी माझा और पोल डायरी का जो पोल है उसके आंकड़े मैं बताऊंगा। तो महायुति को ये जो है सीटें दे रहे हैं, 122 से लेके 186 सीटें एबीपी माझा और पोल डायरी के दे रहा है और एमवीए को 69 से लेके 121 सीटें दी जा रही है और अदर्स के खाते में 12 से 29 सीटें दी जा रही है। दूसरा पोल जो है वो पी मार्क रिपब्लिक का है। पी मार्क रिपब्लिक के द्वारा 137 से 157 सीटें और एमवीए को 126 से 146, अदर्स को 2 से 8 सीटें। न्यूज़ 18 इंडिया एक बार कांटे की टक्कर दिखा रहा है, महायुति को 147 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 136 सीटें। पीपल्स पल्स का जो प्रेडिक्शन है वो महायुति को 182 सीटें और एमवीए को 97 सीटें। अदर्स के खाते में 9 सीटें पीपल्स पल्स के द्वारा दी गई है। अब बात करते हैं झारखंड के पोल्स ऑफ पोल की, जो अलग अलग पोल आए हैं झारखंड को लेकर। मैट्रिक का जो पोल है झारखंड के संबंध में, वहां पर एनडीए को जो मैट्रिक के द्वारा दी गई है यानी बीजेपी प्लस को 44 से 53 सीटें दी गई है। इंडिया अलायंस जिसमें जेएमएम और कांग्रेस शामिल है वहां पर 25 से 30 सीटें और अदर्स को 1 से 4 सीटें। एबीपी चाणक्य के द्वारा एनडीए को 45 से 50 सीटें और इंडिया अलायंस को 35 से 38 सीटें। अदर्स के खाते में 3 से 5 सीटें। एक्सिस माई इंडिया जो है वो इंडिया अलायंस को 53 सीटें दे रहा है। तो ये एक अलग पोल है जो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। एक्सिस माई इंडिया के द्वारा
एक्सिस माई इंडिया एक उलटफेर बता रहा है, 25 सीटें एनडीए को और इंडिया अलायंस को 53 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें। पल्स के द्वारा एनडीए को 42 से 48 सीटें और इंडिया अलायंस को 24 से 37 सीटें दी गई है। तो ये था कविता, अलग अलग जो पोल्स हैं, तो पोल्स ऑफ पोल जिसमें हमने एक बड़ा पाई बताया है, जो बाकी सर्वे हुए हैं, जो बाकी एग्जिट पोल हैं, उनके द्वारा क्या प्रेडिक्शन किया गया है महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए। ऑलराइट, धन्यवाद अनुराग। और चलिए माधवन सर आपके पास आऊंगी सबसे पहले, और महाराष्ट्र का जो पोल्स ऑफ पोल आपको दिखाई दे रहा है, क्लियरली महायुति की तरफ सभी इशारा कर रहे हैं। हालांकि नतीजों का इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है पिछले दफे किस तरह से एग्जिट पोल्स गलत भी हुए हैं, लेकिन हाँ 23 तारीख के इंतजार के बावजूद अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, कितने सहमत हैं आप इससे? पहली बात तो यह है कि मैं राजनीति को डिस्कस करूं या एग्जिट पोल की मेथोडोलॉजी को डिस्कस करूं, इसी पर कुछ एक चर्चा आ रही है। देखिए रेंज देखिए, मायावती पर आप एबीपी पोल डायरी ने 122 से 186 तक दे रखा है। ये इसको कैसा एग्जिट पोल हम समझें? ये तो मतलब ये कि ना राजा और गंगवा तेली को एक ही डब्बे में बांध दिया उन्होंने। हाँ? तो लग रहा है कि क्योंकि आजकल खास करके हरियाणा के एग्जिट पोल के बाद लगता है कि एग्जिट पोल वाले खुद घबराए गए हैं। वो पहले कांग्रेस या बीजेपी को छोड़कर अपनी हार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कहते हैं ना अंग्रेजी में टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एक हद तक हम थोड़ा इसमें उनके नमक मिर्च को अलग करके हम निष्पक्ष होकर देखें तो एक तो साफ नजर आ रहा है, मतलब मोटा मोटी अगर पोल ऑफ पोल के हिसाब से देखें तो महायुति की ओर ही झुकाव दे रहा है। मगर उसके बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये जो झारखंड के लिए भी लागू होता है कि डेवलपमेंटल स्कीम्स यानी कि विकास से संबंधित खास करके कैश हैंड आउट स्कीम्स हैं, जैसे लड़की बहन, इसको डिसाइसिव माना जा सकता है अगर ये एग्जिट पोल को हम सच मानकर चलें। और मगर साथ ही साथ मैं अंग्रेजी में कहेंगे तो आई वांट टू स्टिक माय नेक आउट, मैं कुछ एक एक्स्ट्रा क्रीज से बाहर निकलकर एक स्ट्रोक मारना चाहता हूं। वो ये कि महायुति जीत भी जाए, ये सरकार जो है उतनी, कोई भी जीते सरकार, इस बार महाराष्ट्र में थोड़े हिलकर ही रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से गठबंधन ऐसे अजीब बने हुए हैं। तो महायुति में अगर जीत भी गए तो अजीत पवार का अगर पूरी तरह से सफाया हो गया तो कुछ स्टेबल सरकार मुझे नजर आती है, स्थिर सरकार। नहीं तो अजीत पवार के अपने कारनामे शुरू हो जाएंगे एक हद तक। और दूसरी तरफ एमवीए तो आपको मालूम है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के गट से कांग्रेस का रिश्ता अजीब रहा है, फिर साथ में आजकल शरद पवार भी हैं, तो ये काफी हद तक थोड़ी हिलती हुई भी नजर आ रही है। मगर यहाँ भी अगर आप मान के चले तो इस बार इतनी अजीब पॉलिटिक्स है, आप मानेंगे नहीं कि एक तरफ गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का मुद्दा छेड़ दिया शिव ठाकरे समूह ने, गुट ने, वो काफी मेरे हद तक काफी टच करेगा तो, लोगों को। बिल्कुल, तो गठजोड़ यहाँ पर काफी डगमगाया हुआ है। अगर कोई बनती भी है महायुति की तो आपने सही यहाँ पर इशारा दिखाया है कि देखना होगा कि कैसे आगे चलकर काम भी करेगी। लेकिन सुनील सर, बाजार को तो पसंद आएगा फिर इस तरह का मैंडेट? हाँ बिल्कुल, पर याद रखिए कि ये खाली 2 दिन की बात है। हाँ वो बात भी है। 23 तारीख तो ये जो लंबा दौर था गिरावट का, उससे 2-3 दिन और राहत मिलेगी, आप कह सकते हैं ये। वही मैं कह रहा हूँ, एक रिलीफ होगा कि इसके कारण कोई नेगेटिविटी नहीं फैलेगी। तो नेचुरली 2 दिन के लिए थोड़ी शांति तो आएगी मार्केट में। अनुज आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो होना ही है। और कम से कम डोमेस्टिक तो फ्रंट पर तो हम लोग कम से कम इतना कह सकते हैं कि मोदी सरकार की नीतियां जारी रहेंगी, उनको सपोर्ट मिल रही है। और इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा सेटबैक है, इसमें बिखराव भी आएगा इसके बाद। स्थितियां बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। अगर महाराष्ट्र बीजेपी जीत जाती है, एनडीए जीत जाता है, तो इसका बहुत दूरगामी प्रभाव भारत की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष में एक बहुत मेजर आप बिखराव यहाँ से देखना शुरू करेंगे। और कांग्रेस जो इस तरह से अपने आप को एक विपक्ष की नेता के रूप में एस्टेब्लिश कर चुकी थी, अब उसकी जो पोजीशन है उस पर एकदम क्वेश्चन मार्क लगेंगे, उसको चुनौतियां मिलेंगी और राहुल गांधी की भूमिका पर बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े होंगे। तो ये एक बड़ा बिखराव और बदलाव का एक फेज भारत की विपक्ष की राजनीति में आ जाएगा। माधवन सर आप कुछ कह रहे थे?
मैं ये कह रहा था कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, मार्केट के दृष्टिकोण से, क्योंकि 89 स्वदेश में बात कर रहा हूं मैं, तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी पार्टी जीते कंजम्पशन सेक्टर के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर किसान, महिला और कल्याण के जो स्कीम्स अगर आगे बढ़ेंगे तो एक तरह से मार्केट डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पैसा इधर जाएगा उधर। हाँ। आप कह सकते हैं कि महायुति सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर शायद थोड़ा ज्यादा दे दो, वो भी ऐसे स्तर पर उतर आए हैं कि टोल अबॉलिश कर दिया रोड्स में। तो मतलब ये है कि ऑल पॉइंटर्स, सभी संकेत यही कह रहे हैं कि आम आदमी, खास करके किसान और महिला के ओर कुछ झुकाव रहेगा, जिसकी वजह से कंजम्पशन सेक्टर के लिए अच्छा है। हाँ, फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था मतलब अर्थशास्त्र के जो एक्सपर्ट हैं, निपुण हैं, वो कुछ कहेंगे कि डेफिसिट कैसा बढ़ेगा, वो करेगा, मगर जो असली इकोनॉमी जो है वो तो स्पेंडिंग पे चलता है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ हद तक तो जो भी होगा, कोई भी पार्टी जीतेगी, अगर स्थिर सरकार, अस्थिरता अलग बात है। हाँ। अगर महाविकास आघाड़ी जीते और सरकार अस्थिर रहे तो वो मार्केट के सेंटिमेंट पर एडवर्स इफेक्ट यानी कि एब्सोल्युटली बाधा हो सकता है। अगर ओवरऑल डिमांड पे देखें तो मुझे कहे कोई भी जीते कंजम्पशन सेक्टर के लिए अच्छा है। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा रुख अब झारखंड की ओर भी कर लेते हैं, जहां पर अधिकतर जो पोल्स हैं वो हमें बीजेपी प्लस की ओर या एनडीए की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिवाय एक्सिस माई इंडिया के, जहां पे लगभग जेएमएम प्लस को 53 बताया जा रहा है, जो आंकड़ा सामने आ रहा है। अनुज, आपका क्या टेक इस पर? नहीं, ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन मैं बिल्कुल नेक टू नेक फाइट मानता हूँ। जो भी जीतेगा 2-3 सीटों का ही मार्जिन से जीतेगा, क्योंकि यहाँ स्थितियां जो ग्राउंड पे हैं बिल्कुल डिफरेंट है और उसको आप एक एग्जिट पोल में या कुछ लोगों के सर्वे से नहीं माप सकते, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है यहाँ पर और हर जगह का वोट बैंक। अब देखिए संताल के लिए जो रिजल्ट आपके एग्जिट पोल में आ रहे हैं औरों के भी तो एकदम रिवर्स आ रहे हैं, बाकी सब पूरे झारखंड के अलग आ रहे हैं। तो ऐसे और 1-2 रीजन है जिनमें बहुत कुछ रिवर्स हो सकता है, या जो मार्जिन पर बहुत ही मार्जिन की सीट्स हैं उनमें चीजें अगर कुछ भी पलट जाती हैं तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों की सीटों पर फर्क पड़ेगा। तो ये नेक टू नेक फाइट रहेगी 2-4 सीटों से इधर या उधर, इससे मुझे लगता नहीं बहुत बड़ा इसमें चेंज आएगा। बिल्कुल। तो लेकिन एक वन साइडेड 53 सीट ना, हाँ, थोड़ा तो मार्जिन में फर्क यहाँ पर मेरे ख्याल से एक्सिस माई इंडिया में दिखाई दे रहा है और पीपल्स पल्स में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जेएमएम को 16 से 23 बताया जा रहा है और बीजेपी 42 से 48। सुनील सर, आपका क्या टेक? मेरा टेक यह है कि मार्केट के लिए नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 यूपी बाय पोल्स, नंबर 3 झारखंड। झारखंड का रिजल्ट से मार्केट में कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो इट्स अ स्मॉल स्टेट और ज्यादा कुछ शायद माइनिंग एक बड़ा सेक्टर है उधर, मगर उसके अलावा कुछ ज्यादा इसमें ये नहीं होगी। और ये जो होता है ना, आप देखेंगे तो एक्चुअली एग्जिट पोल और फाइनल पोल रिजल्ट्स में फर्क इसलिए आते हैं, जनरली वोट शेयर सही से वो गणित कर लेते हैं, हाँ। मगर हर सीट में वो वोट शेयर कैसे बदलेगा, इसी में एक गलती होती है। तो मेरा मानना है कि ये सब वाइड स्विंग्स जो बता रहे हैं उनको अपने आप को, जैसे माधवेंद्र बचा रहे थे कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को वाइड मार्जिन देकर, और नेचुरली वोट शेयर डिफरेंस जो है वो सही है, वो गणित करेंगे, मगर सीट शेयर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मगर जिस तरह भी ये जाता है ना झारखंड, उतना मार्केट के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं मानता हूँ। माधवन सर, बताइए आप कैसे देखते हैं पोल्स ऑफ पोल्स को, और कुछ अहम सीटें जहां पर आपको लगता है कि कड़ी टक्कर हुई होगी? हाँ, मगर देखिए एक बात जो अनूप ने कहा है पहले कि अगर एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी, अगर बीजेपी और कांग्रेस के राजनीति को ना होते हुए अगर ईडी और सीबीआई की राजनीति मान के चले तो वो एक मूड ठीक नहीं रहेगा, स्टेबल सरकार नहीं बनेगी। इसमें तो मार्केट पर एक अजीब सा फीवर सा हो जाएगा। मगर ये बात अगर मान के चले, एक बहुत अहम बात मैं कहना चाहता हूं जो आज की चर्चा में नहीं हुई, मगर अंदर सब टेक्स्ट है इसमें। क्या मोदी जी की, अगर भाजपा जीत भी जाए, क्या मोदी जी जीत रहे हैं कि भाजपा की नई दिशा की जो नीतियां हैं, जो हिंदुत्व और राष्ट्र सुरक्षा को हटाकर जनसाधारण की उपलब्धियों की ओर जो झुकाव जो भाजपा में साफ साफ नजर आ रहा है कि भाजपा की जो कांग्रेसीकरण हो रहा है भाजपा की विचारधारा का, उस पर जोर देनी चाहिए। कुछ हद तक उससे जो है सोशल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है और मार्केट के लिए, जैसे मैंने कहा, कंजम्पशन के लिए अच्छा है। मगर अगर झारखंड में अगर इतनी साफ जीत मिले तो मोदी जी को क्रेडिट मिलेगा नहीं,
कम से कम अमित शाह को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आजकल एक तरह की ये जो होम मिनिस्ट्री वाली राजनीति भी चल रही है, तो उसको लेकर के स्टेबिलिटी का जो वोट है वो भाजपा की ओर थोड़ा ज्यादा झुकेगा। मगर आम एक पॉलिटिकल कल्चर में मुझे बदलाव नजर आ रहा है इस देश में। हरियाणा में भी नजर आया, महाराष्ट्र में भी नजर आ रहा है और झारखंड में भी। वो ये कि पर्सनैलिटी ओरिएंटेड वोट नहीं है, वो है ना मोदी है जो मुमकिन है, वो वाला दौर खत्म हो चुका है। वो अभी जो है मोदी जी को भी बहुत कुछ मशक्कत, बहुत कुछ चेष्टा करनी पड़ रही है, और साथ ही साथ कई प्रकार के जो मैनिफेस्टो बन रहे हैं। जैसे पत्रकारिता में हम कहते हैं कि यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट बायलाइन, कि आपकी आखिरी बायलाइन जो लगी उसी पर आपकी छवि है। उसी की तरह आजकल राजनीति में यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट मैनिफेस्टो। आपकी जो घोषणा पत्र में जो आपने जो प्रॉमिस की, अगर वो आपने नहीं किया तो आप हिल गए। और कुछ हद तक जोड़ तोड़ हो सकती है कि बिरादरी के एक समूह के लोगों में नए लीडरों को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे दिल्ली में हो रही है, एक जाट नेता कैलाश गहलोत पहुंचते। जी, काफी दिलचस्प मोड़ दिया इस पूरी चर्चा को, लेकिन उस वक्त दिया जब चर्चा को समेटना भी होगा। अनुज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे लगता है झारखंड में जो सबसे बड़ा अगर रोल आया वो मोदी जी से भी ज्यादा संघ परिवार का रोल रहा है, आरएसएस का रोल रहा है। लगभग 15,000 छोटी छोटी मीटिंग संघ ने की है यहाँ पर पूरे झारखंड में। मतलब एक एक मोहल्ले में, एक एक कोने में, एक एक गाँव में जाकर लोगों को इकट्ठा किया, और उनको ये संघ ने जो माइक्रो लेवल पर काम किया है, ये हरियाणा में भी किया था और ये महाराष्ट्र में भी। और बीजेपी की जीत में इस बार मोदी जी की जनसभाएं भी थोड़ी कम हुई और उनको उतना हाईलाइट नहीं किया गया। तो बिल्कुल मैं सर से सहमत हूँ कि एक पूरा संघ परिवार इस बार लड़ा है। और जो लोकसभा में बिखराव दिखा था वो यहाँ पर झारखंड में भी वहाँ एकता दिखी है। और सोरेन परिवार के अलावा बाकी सारे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री, सारे बीजेपी में हैं। सुनील सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? उन सबका रीजनल लेवल पे अपना अपना प्रभाव है, वो भी कहीं ना कहीं ऐड होगा बीजेपी की। माधवन जी की बात से मैं एक लाइन पकड़ना चाह रहा हूँ कि मोदी जी और भाजपा में एक चेंज आया है। पहले डेवलपमेंट से आज पॉपुलिज्म की ओर कांग्रेस की तरह वो भी बढ़ रहे हैं, राइट? मगर इसमें इम्पोर्टेंट चीज है जनता जनार्दन। ये बदलाव जो हुआ है ना, हो रहा है, इसलिए मैंने डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म की बात की। कर्नाटका इलेक्शन के बाद हुआ है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस ने इतना मुफ्त अनाउंसमेंट्स करके जब वो इलेक्शन जीता था, तब बीजेपी को ये हुआ कि खाली डेवलपमेंट से काम चलेगा। क्योंकि ये होता है ना कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होना चाहिए बीजेपी का, डेवलपमेंट का। मगर पेशेंट मर गया टेबल पे तो क्या फायदा? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड नहीं होना चाहिए ना। तो पेशेंट को अगर जिंदा रहना है तो इलेक्शन जीतना है, तो जितना जनता उनको सिखा रही है कि ये करो तो मैं वोट दूंगा, उनको तो जनता को सुनना ही है। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मैं समझूंगा। तो नया तरीके का वोटर, जिस तरह से हम नए तरह के इन्वेस्टर भी देख रहे हैं बाजार में, तो एक नया तरह का वोटर है और एक पॉलिटिकल कल्चर भी भारत में अब नया उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा तो मेरा मन है कि मैं और 1 घंटा कर लूं, लेकिन मेरा समय समाप्त हो चुका है। सुनील जी आपका, माधवन जी आपका, अनुज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला इतने विस्तार से इस चर्चा में हमारे साथ आज आप जुड़े। और इसी के साथ रणभूमि एग्जिट पोल में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।